हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन का एक टॉपिक है पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री की भूमिका। तो दोस्तों देखिए, जितने शिक्षाविद थे ना, पाठ्यक्रम जब निर्माण हो रहा था तो उस समय जितने विद्वान थे उनके सामने एक प्रश्न उठ के आया था कि छात्रों के बीच यह सब कैसे पहुंचाया जाए और उन्हें किस तरह से सिखाया जाए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हुए। तो शिक्षाविदों ने क्या किया, इस पे चिंतन किया और चिंतन के बाद इसका क्या हो गया, सहयोग सामग्री का जन्म हो गया। यानी हमें पढ़ना है सहयोग सामग्री। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कौन कौन से सहयोग सामग्री है। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम संदर्भिकाएं हैं, दृश्य स्रोत सामग्री हैं, अभिक्रमित सामग्री हैं। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक कहते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आपका क्वेश्चन जो अभी तक हमें भी खुद डाउट है कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन मैं जो आपको फैक्ट दे रहा हूं ये फैक्ट है, ये सब्जेक्टिव में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। ठीक है ना। चलें नेक्स्ट देखिए। तो पाठ्य पुस्तकें समझ गए कि देखिए, जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित कर दिया जाता है, कोई भी विषय हो, जैसे गणित का विषय है तो गणित के सारे चीज़ें जैसे गुना भाग जोड़ घटा ये सब क्या कर दिया गया, एक संगठित रूप में व्यवस्थित कर दिया गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक कहते हैं। तो कुछ विद्वानों ने भी इसका परिभाषा दी है, जैसे हेरोलीकर ने कहा कि पाठ्य पुस्तकें ज्ञान, आदत, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का क्या करता है, संपूर्ण योग होता है। क्लियर है ना कि पाठ्य पुस्तक क्या होता है, ज्ञान, आदत। अब जब आपको आदत हो जाएगी पढ़ने की तो पढ़ना ही है। भावनाओं, आपके अंदर एक चीज़ भावना हो जाएगी कि जोड़ है तो ऐसे करना है, मतलब काउंट करना है। गुना है यानी मल्टी, मतलब क्या करना है, पढ़ना है यानी टेबल पढ़ना है। ठीक है, इस तरह की भावनाएं आपके, और क्रिया भी होंगी। ठीक है, तो इसके संपूर्ण योग्य होता है। किसने कहा, हेरोलीकर ने। ठीक है ना। और लेंज साहब ने कहा कि यह अध्ययन क्षेत्र में किसी शाखा का एक प्रमाणित पुस्तक होती है। क्या होती है, एक शाखा का प्रमाणित पुस्तक होती है। फिर बेकन साहब ने भी कहा, 3-4 इसलिए मैंने दे दिया आपको परिभाषा ताकि इसके नोट्स आप जब बनाए सब्जेक्टिव में तो बहुत अच्छे से बन जाए। देखिए, बेकन साहब ने कहा, पाठ्य पुस्तकें कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयारी की जाती है। यह शिक्षण युक्ति को भी सुयोजित होती है। और शिक्षण युक्ति में भी क्या होते हैं, ये सुयोजित होते हैं, मतलब व्यवस्थित होते हैं, सुनियोजित होते हैं मतलब। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे समान तौर पर पाठ्य पुस्तकें कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, समान तौर पे पाठ्य पुस्तकें 3 प्रकार की होती हैं। एक जो होते हैं ना वो सामान्य पाठ्य पुस्तकें होती हैं, दूसरा पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें होती हैं, और एक होते हैं संदर्भ पुस्तकें। ठीक है ना। तो सबको एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, समान पाठ्य पुस्तकें जो है ना, यह पुस्तक की विशेष रुचि वाले विद्वानों द्वारा लिखी जाती है। यह पुस्तक के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए सहायक पुस्तकों का कार्य करती है। मतलब मानिए कि ये मेरा नोट्स है, ठीक है। अब नोट्स क्या करेगा, आपकी किताब में ये हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो ये जो नोट्स है वो क्या हो गया, सामान्य पाठ्य पुस्तकें हो गए आपके। ठीक है ना। इस तरह के पुस्तकें का उपयोग उत्तर माध्यमिक कक्षा और इनसे ऊपर कक्षाओं में किया जाता है। तो आपको जाहिर सी बात है कि हम लोग हायर क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस तरह का नोट्स हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। आइए अब पढ़ेंगे हम पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। इस प्रकार के पाठ्य पुस्तकें के किसी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर निश्चित कक्षा स्तर के लिए लिखी गई होती है। अब जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि 2 क्लास के बुक बना रहे हैं, तो हम उसी 2 क्लास के अनुसार ही निश्चित एक क्या करेंगे, कक्षा स्तर बनाएंगे कि हाँ 2 क्लास तक हम क्या कर सकते हैं, जोड़ दे सकते हैं, मल्टीप्लाई दे सकते हैं, और डिवाइड में भी सिंपल वाला डिवाइड हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम होगा ना, ये पाठ्य पुस्तकें पर आधारित पाठ्यक्रम होंगे। ठीक है। अब आइए नीचे। और इसका विस्तार क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। मैंने बताया ना, इसका विस्तार क्षेत्र क्या होगा, सीमित होगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए क्या होते हैं, उपयोगी भी होते हैं। और इनका पाठ्यक्रम से सीधे सीधे, अब ये क्यों उपयोगी होते हैं पाठ्यक्रम विद्यार्थियों से, क्योंकि यह सीधे सीधे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं किससे, पाठ्यक्रम से। अब आइए संदर्भ पुस्तकें। यह विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें होती हैं जिसमें ज्ञान का समावेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको गणित की एक सॉल्व करने के लिए फार्मूला का एक चैप्टर आता है, केवल फार्मूला का एक बुक आ जाता है। फार्मूला में लिखा रहेगा मैथमेटिक्स फार्मूला, फिजिक्स में जाइए फिजिक्स के फार्मूले। तो इस तरह के जो भी पुस्तकें होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संदर्भ पुस्तकें कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि अच्छा लगता हो तो क्लास को आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, मैं पर्सनल बहस करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। एक बच्चा ने मुझे पर्सनल मैसेज कर रहा है कि आप इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। देखिए, इतिहास को कोई तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करता है। ठीक है, जहाँ से मुझे नोट्स मैं बनाता हूँ वो मेरा नोट्स है। बाकी आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़िए, नहीं अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करिए और मेरे पर पर्सनल ना आइए। ठीक है। आइए नेक्स्ट।
पाठ्य पुस्तकें का महत्व। तो देखिए पाठ्य पुस्तकों का महत्व हमें देखना है क्या कि शिक्षक एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। गुड है, शिक्षक और छात्र के लिए क्या करेगा, एक रास्ता दिखाएगा, मार्गदर्शन देगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें की इस परीक्षा में समय छात्रों के लिए सहायक होती है। तर्क स्तर और स्मरण स्तर शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, कक्षा कार्य का मूल्यांकन संभव होता है। मंद बुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक दोनों के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को प्राप्ति करने में बच्चों को क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है और संगठित ज्ञान एक ही साथ मिल जाता है। तो देखिए ये सब चीजें हैं, आपके महत्व क्या है। तो सबसे पहले जान गए कि ये आपको क्या करेगा, मार्गदर्शन देगा। दूसरा आपकी परीक्षा में क्या होता है, सहायक होता है। तीसरा आपका जो तर्क शक्ति है ना, जो याद करने का जो लर्निंग आपका पॉइंट है ना, वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। फिर कक्षा कार्य मूल्यांकन में भी समय, यानी क्लास में जो आपका इवैल्यूएशन होता है ना, वो क्या होता है, पॉसिबल हो जाता है, मतलब आप कर सकते हैं। साथ में मन बुद्धि और प्रतिभाशाली दोनों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, स्वाध्याय आप फिर से उस अध्याय को पढ़ सकते हैं, इस तरह का है। ठीक है, और संगठित ज्ञान मिल जाता है एक ही जगह, और अध्ययन और अध्यापन दोनों साथ ही होता है। ठीक है, हाँ अब हम लोग पाठ्यक्रम संदर्शिकाएं देखेंगे। तो देखिए पाठ्यक्रम संदर्शिकाएं क्या होते हैं कि पाठ्यक्रम, इसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था पाठ्य पुस्तकें, और इसके सारी चीज हमने पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है पाठ्यक्रम संदर्शिकाएं। तो दोस्तों इसी पे हम लोग हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम संदर्शिका पाठ्य चर्चा का ही आधुनिक एवं विस्तृत रूप है। क्या है, किसका, पाठ्य चर्चा का आधुनिक और क्या है, विस्तृत रूप है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी क्रियाओं में शिक्षक सहायक सामग्री एवं उपयुक्त अनुभव आदि के बारे में पाठ्य चर्चा का कोई सुझाव नहीं प्रस्तुत करती है। ठीक है, क्या समझे कि जो शिक्षक होते हैं या शिक्षार्थी, वह क्रियाओं में शिक्षक सहायक सामग्री के उपयुक्त अधिगम अनुभव के बारे में क्या करते हैं, पाठ्य चर्चा का कोई सुझाव नहीं प्रस्तुत करते हैं। पाठ संदर्भिकाएं इन्हीं कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है ना, जैसे आपको एक मिलता है बुक, और बुक के नीचे एक चीज़ें लिखा रहता है कि शिक्षक अपने अनुसार इसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, या शिक्षक आप इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ाना होता है। ठीक है, इस तरह का चीज़ें क्या किया जाता है, नहीं होता है, और इन्हीं को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम संदर्भिकाएं को हम क्या करते हैं, लाते हैं। संदर्शिका है यहाँ पे और संदर्भिकाएं दोनों एक ही होते हैं। ठीक है ना, अब आइए, क्योंकि बुक में मुझे एक ही मिला है, इसे सूचनात्मक ज्ञान के साथ साथ शिक्षकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी सम्मिलित है। मैंने बताया ना कि इसमें एक दिशा निर्देश दिया जाता है कि बच्चे को आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा रहा पाठ्य संदर्शिकाएं। ठीक है, अब इनके कुछ प्रमुख बातें हैं, क्या है, निम्नलिखित ये 5 बातों पर डिपेंड करता है। पहले विषय का महत्व पर दृष्टिकोण डालता है, किस तरह का दृष्टिकोण है। उद्देश्य स्पष्ट रखता है कि बच्चे को क्या सिखाना है। ठीक है ना, तो आपका उद्देश्य जो होगा स्पष्ट रखेगा। विषय का क्षेत्र एवं क्रमबद्ध रूप होता है, और स्तर विशेष के लिए उपयुक्त इकाई और प्रकरण दोनों होते हैं। उपयुक्त शिक्षण सामग्री में की क्रिया भी होती है। इसमें जो भी शिक्षण सामग्री होते हैं बताया जाता है कि आप ऐसे कीजिए, तो क्रियात्मक भी चीजें इसमें होती हैं। तो इसकी 5 महत्वपूर्ण बात हो गई आपके सामने। क्या, पहला कि विषय को महत्व एवं दृष्टिकोण देना। ठीक है, दूसरा स्पष्ट उद्देश्य होना। ठीक है, तीसरा क्षेत्र क्षेत्र। ठीक है ना, और क्रमबद्ध रूप से चलेंगे, जैसे अभी हमने बताया कि एकदम जीरो से स्टार्ट करके फिर हम धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीका से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रकरण सेम होता है। ठीक है, और विशेष स्तर का प्रकरण होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें पढ़ाना है फिजिक्स में, मतलब छोटे बच्चे में हमें आ जाते हैं, तो छोटे बच्चे में पढ़ा दिया गया परजीवी तो आएगा नहीं छोटे बच्चे में। ठीक है, मान लो जीव जंतु के बारे में, हमारे आसपास जीव जंतु है वो सब छोटे बच्चे में आ गए, तो उसमें बताया जाता है कि कैसे पढ़ाइए। ठीक है, अब आइए इसके कुछ महत्व देख लेते हैं। तो देखिए महत्व क्या है, शिक्षकों में सहायक होता है, शिक्षकों के लिए जाहिर सी बात है कि सहायक होगा। ठीक है, रचनात्मक नेतृत्व के विकास के माध्यम होगा, और क्रिएटिविटी है ना, उसको क्या करेगा, एक मीडियम बना के डेवलप करने में सहायक होगा। साथ में आपको संदर्भ इकाइयों को निर्माण में सहायक होगा, और समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट व्यवस्था का निर्देशन होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री। आपको पता है जिससे हम देखते हैं और सुन लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन से हैं। देखिए इसमें प्राकृतिक रंग, स्थिति तथा गति संबंधी सर्वव्याप्त भाषा प्रयुक्त होती है, और यह सीखने के लिए क्या करती है, राजमार्ग का कार्य करती है। जाहिर सी बात है, जब हम ऑडियो और विजुअल दोनों चीज़ें देखते हैं तो हम क्या करते हैं, सीखने में हमारी क्या होती है, इंटरेस्टिंग बढ़ जाती है। यानी ये सबसे अच्छा एक राजमार्ग का काम करती है। तो दोस्तों क्रो और क्रो इसका एक डिफिनेशन दिए हैं कि सदृश्य उपकरण सीखने वालों व्यक्तियों की घटनाओं, वस्तुओं तथा कारण प्रभाव संबंधित नियोजित अनुभव के लाभ उठाने का क्या करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है ना, करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइए, आप लोग को भी ये सदृश्य सामग्री से मिल रहा है। ठीक है, तो आइए ऑडियो विजुअल्स एवॉइड्स को हम क्या करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है कि कठिन प्रयास एवं तथ्यों को सरलता से स्पष्ट कर दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें एक डायग्राम बनाना है सिलेंडर का।
ठीक है, और वहाँ पे क्या है, बना बनाया मिल गया, तो एक काम क्या हो गया, हमारे लिए सरलता से पता चल गया। ठीक है, इसका मैंने डायमीटर खींचा तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि डायमीटर क्या है। ठीक है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। ठीक है, तो ये सरलतापूर्वक हमें स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, अमूर्त से मूर्त के रूप में क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है इसके माध्यम से। यदि मानिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है, और किसी चीज़ आप जब नहीं पता होता है तो हम सबसे पहले कहाँ आते हैं, यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर उसको हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद वो हमें पता चल जाता है, यानी अमूर्त था, हमारे लिए वो अमूर्त था, और धीरे धीरे वो क्या बन गया, मूर्त बन गया। तो एक ये है ऑडियो विजुअल्स एड्स के हमें इंपॉर्टेंस। फिर शैक्षिक क्रियाओं में रोचक एवं प्रभावशाली बनाया जाता है, मन बुद्धि बालक सीखने में सहायता मिलती है, छात्रों को प्रत्यक्ष प्राप्त ज्ञान प्राप्त होता है और अस्थायी ज्ञान भी प्राप्त होता है, जिसमें वह क्या हो जाता है, निश्चित बन जाता है। अब मानिए प्रत्यक्ष मतलब हम लोग देख सुनकर जो भी चीज़ें हम देख लेते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। ठीक है, और दूसरा चीज़ है छात्रों को कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी छात्र में क्या होते हैं, हमारा कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है, और छात्रों को जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इससे प्रोत्साहित सीखने के लिए क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, इसे सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो दोस्तों संदर्भ इकाई और शिक्षण इकाई में हमें कुछ अंतर भी करना है। तो दोस्तों आइए हम संदर्भ इकाई और शिक्षण इकाई में हम क्या पढ़ेंगे, अंतर भी पढ़ते हैं, और ये हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, देखिए संदर्भ इकाई का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है और इसमें संभावित क्रियाओं एवं सामग्री के लिए विचार एकत्रित किए जाते हैं। इसका निर्माण शिक्षकों में की सहायता के लिए किया जाता है। साथ में इस विभिन्न अधिगम अनुभवों में क्रियाओं के सहायक सामग्री, संदर्भ, साहित्य आदि के सुझाव दिए जाते हैं, जिसमें शिक्षकों सुविधा अनुसार इसका चयन करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, क्या इसका क्षेत्र ब्रॉड होता है, साथ में आपको इसमें जितनी क्रियाएं होती है वो क्या होती है, संभावित होती है, और विचार एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षण इकाई में क्या होता है, आइए शिक्षण इकाई में हम देखते हैं। शिक्षण इकाइयों का निर्माण निर्णय छात्रों के स्तर एवं उपलब्धि समय सीमा पर निर्भर करता है, जाहिर सी बात है। फिर इसके अंतर्गत संदर्भ इकाइयों को एकत्रित किए गए विचारों को विशेष ढंग से प्रस्तुत करने में व्यवस्थित किया जाता है, ये भी सही है। और फिर कहा जाता है यह पहले सही चयन के आधार पर नियोजित करते हैं और इसके बाद कक्षा में उसको क्रियान्वयन किया जाता है। यानी आप एक चयन कर लिए कि हमें इस तरह से पढ़ाना है, तब शिक्षण इकाई को आप क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तब जाके क्लास में पढ़ाते हैं। फिर कह रहा है कि इसमें सम्मिलित सामग्री को क्रियाओं छात्रों एवं उपयोगी होती हैं, यानी जितने इसमें सम्मिलित क्रियाएं होती है वो सब क्या है, उपयोगी होती हैं। अब कुछ हम महत्वपूर्ण अच्छे पाठ्य पुस्तकें जो भी है उनके लिए महत्वपूर्ण कुछ सुझाव हम देखेंगे कि क्या है। देखिए हैंडबुक से क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। हैंडबुक या हस्त पुस्तिका जो हाथ से लिखी गई होती है, अभिप्राय अध्यापकों के द्वारा उपयोगी हेतु हर समय तैयार इन पुस्तकों से है, जिनके माध्यम से हम अपने विषय विशेष के विभिन्न अधिगम उद्देश्यों को समुचित उपलब्धि हेतु पाठ एवं सहपाठ क्रियाओं को वांछित नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करने की अपेक्षित सफलता प्राप्त होती है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं कि अपने से एक नोट्स बनाने का तैयारी करते हैं और हाथ से लिखना उस पर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा एक उद्देश्य होता है कि पाठ्यक्रम जो भी है हमारा पाठ या सहपाठ, उसकी क्रियान्वयन जो है नियोजित हो जाए, नियोजन हो जाए, संगठन हो जाए, क्रियान्वयन हो जाए, मतलब वो जो क्रियाएं हम लोग कर रहे हैं वह संगठित रूप से हो और आपको एक हेल्प मिले पढ़ने में। ठीक है, इस तरह का मूल्यांकन को क्या कहते हैं, अपेक्षित सफलता मूल्यांकन कहते हैं। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें सीखना है, तो एक मिनट दोस्तों नोट करने के लिए भी है ये। देखिए पाठ्यक्रम के संबंधित प्रकरण विषय वस्तु, अधिगम, अनुभव, सत्रीय, मानसिक और दैनिक विभाजन नियोजन हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकरण विषय वस्तु जो भी चीज़ें हैं वह अनुभव सत्रीय होते हैं, मानसिक होते हैं, दैनिक विभाजन एवं नियोजन होते हैं। गृह कार्य के बारे में आवश्यक विवरण तथा दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। गृह कार्य क्या है, तो देखिए शिक्षण हेतु अपनाए जाने वाले